तो स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जितने भी पीछे पड़े हुए हैं उसी का आज क्विक रिवीजन के तौर पर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे कि आज जितने भी ये सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़े हैं उसको आज क्विक रिवीजन के तौर पर एक तरह से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें शुरू में बता दूं कि जैसे कि भूमिका, उत्पत्ति, कालक्रम, विस्तार, महत्वपूर्ण स्थल, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पतन के कारण यहाँ की इतना टॉपिक को हम लोग क्विक रीजन के तौर पर समाप्त करने का कोशिश करेंगे। तो पहला जो टॉपिक आ जाएगा आपका भूमिका। ठीक है, तो भूमिका में देख लेते हैं भूमिका में क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, एक सिंधु घाटी सभ्यता ये 4 महान नदी घाटी का संयुक्त सभ्यताओं मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन में से एक है। इसका कहने का मतलब कि जो सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सुमेरियन की सभ्यता थी, तो ये सब सभ्यताओं के बाद ये सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विशाल सभ्यता थी। विशाल सभ्यता क्यों थी? क्योंकि जो आपका ये इंडिया में जो क्षेत्र पड़ा है इसका वो कम से कम जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उससे ये 12 गुना, और मेसोपोटामिया और सुमेरियन सबसे पहले सभ्यता आती है, उसके बाद मेसोपोटामिया आता है। तो सुमेरियन और मेसोपोटामिया को यदि मिला दिया जाए तो उससे ये 12 गुना बड़ा थी। आइए सुनिए, मेसोपोटामिया से 20 गुना बड़ा थी सिंधु घाटी सभ्यता, और मेसोपोटामिया और सुमेरियन को दोनों को मिला दिया जाए तो उससे यह 12 गुना बड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सभ्यता रही होगी। इसका जो चित्र मैं बताऊंगा अभी कि उत्तर में देखेंगे तो मंडला से लेके फिर इधर पूर्व में देखेंगे तो आलमगीरपुर, मेरठ वाला इलाका यूपी का। फिर दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में आपका आ जाएगा महाराष्ट्र वाला इलाका, धर्माबाद, और पश्चिम में आपका सूतकंगडोर जो बलूचिस्तान में पड़ेगा। तो इतना बड़ा क्षेत्र आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो सिंधु घाटी की सभ्यता इतनी बड़ी है तो उसके बारे में जैसे कि उसका नामकरण कैसे पड़ा होगा, तो नामकरण में हम देख लेते हैं। नामकरण में जैसे कि आपका इसमें नामकरण कैसे पड़ा है, तो नामकरण में एक देखेंगे तो सबसे जो रीति रही है किसी भी सभ्यता को लिखने की, तो वो है कि जिस नदी के किनारे ये सभ्यता उत्पन्न हुई है, जिस नदी के किनारे वो सभ्यता उत्पन्न हुई है उसी के नाम पे ये सभ्यता रखा जाता है, या जो पहला साइट खोदा गया है उसी के नाम पर रखा जाता है। तो जैसे कि पहला सभ्यता जो पहला जो साइट खोदा गया था रावी नदी के किनारे हड़प्पा को, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं जबकि हड़प्पा सभ्यता कहा ही जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इसके जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, मतलब कि हड़प्पा में एक दो साइट से अधिक ज़्यादा साइट नहीं मिले हैं जितना कि प्रसिद्ध ये सिंधु घाटी सभ्यता हुई है। तो जो सिंधु नदी है उसके आसपास में बहुत डेवलप और बहुत ज़्यादा क्षेत्र मिले हैं, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा होने की वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाने लगा, या इसी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। फिर सरस्वती सिंधु सभ्यता, सरस्वती नदी के किनारे में बताऊंगा कि ये 1100 से अधिक क्षेत्रफल जो साइटें मिलती हैं, इसी की वजह से इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। लगभग अब देखिए यहाँ पे लिखा है 80% से ज़्यादा सरस्वती नदी के किनारे इसके क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, सरस्वती नदी किसको कहेंगे, तो जो राजस्थान की तरफ बहती है जो घग्गर नदी हरक्का वाली, उसी को उस समय सरस्वती नदी से डिनोट किया गया है। ठीक है, फिर कांस्य युगीन सभ्यता मैंने बता दिया कि ताम्रपाषाण काल के बाद अब आएगा आपका कांस्य युगीन यानी कि ब्रॉन्ज वाला एज। ब्रॉन्ज वाला एज किसको मानते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को मानते हैं। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, तो 88% जब आपका तांबा में 12% आपका टीन मिला देंगे तो ब्रॉन्ज बनता है। ब्रॉन्ज तांबा से ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो इसलिए ब्रॉन्ज को बनाया जाता है। ठीक है, इतना नामकरण में आपको समझ में आ गया। नामकरण में कौन कौन सा नाम है, तो आपका हड़प्पा सभ्यता कर सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कर सकते हैं, सरस्वती सभ्यता भी कर सकते हैं, प्रथम नागरिक क्रांति भी कर सकते हैं, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहेंगे। चलिए, नामकरण भी आपको समझ में आ गया होगा, क्षेत्र भी समझ में आ गया कितना क्षेत्र था इसका। अब आते हैं कि इसका जो खोज है, ऐतिहासिक खोज, ये कैसे हुआ था, कैसे इसे पता चला था। तो 1826 में जो चार्ल्स मैसन थे, एक बार इनका ध्यान इस हड़प्पा टीले की तरफ गया था, यानी कि ये ध्यान आकर्षित किए थे अपने शोध में कि ये टीला है, इसमें कुछ पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ न कुछ खोज किया जाना चाहिए। तो एक तरह से कहीं ध्यान जो कोई नहीं दे रहा था, तो उसको ध्यान को इंडिकेट किए थे कि देखिए यहाँ पे कुछ होने का संभावना है। ठीक है, फिर 1853 से 56 में अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। तो उस समय क्या हो रहा था कि रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था लाहौर से और कराची के बीच में। लाहौर ऊपर है और नीचे कराची, लाहौर से कराची जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस समय आपका जानते होंगे कि लॉर्ड डलहौजी 1853 में जो आपका जो रेल का विस्तार होना चालू हो गया था, तो उसी समय यहाँ पे कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। तो उस समय
जो उस समय जो अध्यक्ष थे जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये लोग देखे कि इधर खुदाई में जो ईंट ईंट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला था, तो वो लोग ध्यान नहीं दिए, ज़्यादा तौर पर ध्यान नहीं दिए। वो ईंट को उसी टीले से, एक टीला नुमा था, तो उसी से ईंट निकालते गए और ये पटरी को बिछाते गए। लेकिन जब जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने देखा तो इसको सूचना दिया था एएसआई को। अभी एएसआई का जल्दी ही बना था, अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। तो इनको सूचना दी गई, तो इन्होंने कार्य को रुकवाया और उस पर शोध करना चालू कर दिए थे। ठीक है। फिर 1921 में आप लोग जानते ही होंगे कि सर जॉन मार्शल और राय बहादुर साहनी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था 1921 में। किसकी खोज किया था? तो हड़प्पा काल की सभ्यता का खोज किए थे। किसके सर्वेक्षण में किए थे? तो ये किए थे जॉन मार्शल के सर्वेक्षण में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हड़प्पा काल की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। ठीक है। किसने निर्देश दिया था? तो निर्देश देने वाले आपके थे जॉन मार्शल। 1922 में क्या हुआ था? तो 1922 में जैसे कि ये हड़प्पा काल का खोज हुआ, उसके बाद लोगों में जिज्ञासा बढ़ने लगी और रखालदास बनर्जी ने क्या किया? तो सिंध प्रांत में, वहीं बगल में सिंध प्रांत में लड़काने ज़िले में मोहनजोदड़ो की इन्होंने खोज करना चालू कर दिया। तो इस तरह आप क्रमिक क्रोनोलॉजी में देख लीजिए कैसे कैसे इसका विकास हो रहा है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, उसको देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्पत्ति माना जाता है तो वो मेसोपोटामिया से, फिर कुछ उत्पत्ति ईरानी बलूचिस्तानी से, यानी कि बलूचिस्तान वाले क्षेत्र से, कुछ विद्वान कहते हैं कि सोती संस्कृति से। ठीक है। तो 3 मत इसमें फेमस है उत्पत्ति में। एक है मेसोपोटामिया और सुमेरियन का एक मत है, यानी कि विदेशी मत कह सकते हैं। ईरानी बलूचिस्तानी और सोती संस्कृति, ये लोग दोनों देसी मत कह सकते हैं कि अपने ही देश से 2 मत मिलेंगे। तो मेसोपोटामिया की जो मत है, यानी कि जो विदेशी मत है, उस विदेशी मत में देखेंगे तो आपका जो गार्डन चाइल्ड है, फिर उसके बाद क्रेमर है, जॉन मार्शल हैं, डीडी कोसाम्बी हैं, एच डी संकालिया हैं, ये सब ये आपका विदेशी मत मानेंगे। विदेशी मत क्यों मानेंगे? क्योंकि एच डी संकालिया कहेंगे कि यहाँ सिंधु घाटी जो सभ्यता में जो जिगुरत मेसोपोटामिया में मिला है, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी जिगुरत टाइप में आपका एक न्याय का शिला मिलेगा। फिर उसके बाद जो मम्मी मिला है मिस्र में, तो उसको भी उससे भी कंपेयर किया जाएगा कि जो लोथल में मम्मी मिला है, तो ये भी मम्मी, मतलब कि ये कहेंगे कि ये कोई नया सभ्यता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता कोई नया सभ्यता नहीं है। ये सभ्यता यही सभ्यता का छोटा रूप है। यहीं से सभ्यता उठ के जो सिंधु घाटी जो सुमेरियन सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, ये उठ के कहाँ पे गई है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को उत्पन्न की है। यहीं सभ्यता उठ के गई है और सिंधु घाटी सभ्यता में विकास किया। डू यू अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद ये इतना समझ में आ गया होगा, तो आप विदेशी मत में अब आते हैं देसी मत में। देसी मत वाले क्या कहते हैं कि इसमें भी दो मत है। एक है बलूचिस्तानी फेयर सर्विस का मत, और रोमिला थापर इसको फॉलो करते हैं, इस मत को, ईरानी और बलूचिस्तानी वाले मत को। फेयर सर्विस और रोमिला थापर क्या कहते हैं कि नाल कुली एक जगह है, नाल और कुली और आमरी, ये कहा जाता है कि ये पूर्व हड़प्पा है। हड़प्पा से मतलब कि पहले का ये वाला स्थान हड़प्पा से पहले ग्रामीण बस्तियों में था, और यही स्थान डेवलप होके एक अच्छा रूप लिया, एक सभ्यता वाला रूप लिया, एक नगरी रूप ले लिया, और इसी को सिंधु घाटी सभ्यता से नाम से जाना जाता है। तो जो फेयर सर्विस और रोमिला थापर है, उनका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो नाल है, फिर कुली है, फिर आमरी है, ये पूर्व हड़प्पा स्थल है, और इसी से यही डेवलप होकर एक तरह से इस सभ्यता को बनाया था। किस सभ्यता को बनाया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को बनाया था। चलिए अब तीसरा में आते हैं। तीसरा में सोती संस्कृति मैं बता दूँ तो सोती संस्कृति के जो जनक माने जाते हैं वो आपका ये अमलानंद घोष राजस्थान की 1953 में इसकी खोज किए थे। ठीक है। सोती संस्कृति बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो अक्सर आप राजस्थान वगैरह पेपर देंगे तो सोती संस्कृति पूछा जाता है कि किसने खोज किया था? तो अमलानंद घोष ने 1953 में खोज किया था। सोती संस्कृति से कैसे माना जाता है? तो सोती संस्कृति से जैसे कि आल्पिन दंपत्ति और डीपी अग्रवाल भी इस मत को समर्थन देते हैं सोती संस्कृति की। तो सोती संस्कृति को क्या कहते हैं कि सोती संस्कृति जो है आपका, इस सोती संस्कृति एक पहले ग्रामीण सभ्यता थी, और यहीं डेवलप हो गई, यानी कि यहीं एक विशाल रूप में डेवलप हो गया, और यह एक तरह से नगरी सभ्यता का रूप ले लिया। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा उत्पत्ति से। अब उत्पत्ति की बात चलते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट आएगा आपका कालक्रम एवं भौगोलिक विस्तार। कालक्रम देखेंगे, कालक्रम कैसे माना जाता है? तो ये तो जो लिपि है ये तो पढ़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो लिखा गया है वो हम लोग के पढ़ने का अभी सोचा जा रहा है, लेकिन इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी में अभी संभव नहीं हो पाएगा कि इस लिपि को पढ़ा जा सके, क्योंकि ये लिपि पिक्टो टाइप में है, जो भावात्मक चित्र में भी कई लिपियाँ हैं। तो ये आदि ऐतिहासिक काल में इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके लिपि को हम लोग नहीं पढ़ सकते।
फिर इसमें एक और समस्या है कि ये लंबवत उत्खनन में एक तरह से मैंने समस्या बताया था कि लंबवत उत्खनन करेंगे तो आपका ऊपर से जब खुदाई करते हैं तो उसके फिर जो पहले जो संस्कृतियाँ हैं उसके नीचे वो पता चलती जाती हैं। तो इस समय क्या हुआ है कि बीच में एक तरह से पानी इकट्ठा हो गया है कुंड टाइप में, तो फिर इसके नीचे खुदाई करना बहुत मुश्किल है। और क्षैतिज में आपको देखेंगे ये तो वर्टिकली हो गया, और हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो जैसे सभ्यता का फैलाव देखते जाएंगे तो सभ्यता जो है, ये सभ्यता एक तरह से देखेंगे तो ये सभ्यता को जो अभिजीत सभ्यता है उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। तो अगले अपने अपने दोनों उत्खनन की अपने अलग अलग समस्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ लोगों को कुछ इतिहासकारों का ये मत देख लेते हैं। मत बहुत इंपॉर्टेंट है। मत क्वेश्चन में हमेशा मिलाने के लिए आता है कि ये जॉन मार्शल के अनुसार या मार्टिन व्हीलर के अनुसार, फेयर सर्विस के अनुसार या माधव स्वरूप के अनुसार ये कब इसको बताए हैं कि कितना इनका टाइम पीरियड यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कितना टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है पहला मैं बता दूं तो पहला आपका देखा जाए तो कार्बन डेटिंग के अनुसार यदि देखेंगे तो ये है बताया गया है 2350 से 1750 में। लेकिन अभी नया शोध हुआ है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि 2500 से 1900 के बीच में। ठीक है, 2500 से 1900 के बीच में अभी नया शोध में बताया जा रहा है। लेकिन यदि क्वेश्चन में जिस हिसाब से आपका मैचिंग के लिए आएगा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी पेपर में पिछला भी पूछ सकता है और नया शोध वाला भी पूछ सकता है। तो ये ज़्यादा मान्य है, और जो कार्बन डेटिंग का है ये ज़्यादा मान्य है। और पेपर में जैसे कि आपको पूछ सकता है कि फादर हेरास ने कब बताया था, तो 600 बीसी में फादर हेरास ने बताया था। जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 तक बताए हैं। माधव स्वरूप आपका बताए हैं 3500 से 2700 बीसी में। मैके महोदय ने 2800 से 2500 बीसी के बारे में बताया है। मार्टिन व्हीलर ने 2500 से 1500 बीसी में बताए हैं। रेडियो कार्बन आपको बता दिया। डीपी अग्रवाल 2300 से 1700 बीसी में बताए हैं। और ये लास्ट वाला है फेयर सर्विस 2000 से 1520 के बीच में बताया है। 2000 से 1520 के बीच में बताया है। कौन बताया है? तो फेयर सर्विस। तो ये जितना मैंने इसमें लिखा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको टाइप करके मैंने आपको दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं भौगोलिक विस्तार में कि इसका विस्तार कहाँ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो कहाँ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता यदि मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, क्योंकि इंडिया का मैप बनाना थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो स्वतंत्रता से पहले यदि देखा जाए तो स्वतंत्रता से पहले केवल सिंधु घाटी सभ्यता के 40 ही स्थल खोदे गए थे, जबकि वर्तमान में यदि देखेंगे तो इस समय 1400 से ज़्यादा स्थल हैं। ठीक है, 1400 से ज़्यादा स्थल कहाँ पे हैं, तो इस समय इंडिया में है। जिसमें देखा जाए तो 3 देश में है। पहला है अफ़गानिस्तान में तो 2 ही क्षेत्र में आपको अच्छे तरीके से मिलता है, एक मुंडीकोक है, एक सुतगोई है। मुंडीकोक और सुतगोई अफ़गानिस्तान वाला। पाकिस्तान में देखें तो 475 से अधिक, यानी कि लगभग 500 की करीब में आप याद रखिए, 500 करीब में आपको ये पाकिस्तानी सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें पाकिस्तान में जो आपका 5 प्रांत है ना, तो उसमें दक्षिण बलूचिस्तान में, पंजाब में और सिंध में, ये तीनों प्रांत में पाकिस्तान में मिलते हैं। भारत में देखेंगे तो भारत में कम से कम 1000 के करीब में आपको साइट मिलेंगे। 1000 करीब में साइट कहाँ मिलेंगे, तो गुजरात में मिलेंगे, हरियाणा में मिलेंगे, राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, ये सब क्षेत्र आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसको मैं बता दूँ तो ये जो क्षेत्र थे पहले थे 1299 12,99,000 लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर मान सकते हैं। तो अब ये बढ़ के कम से कम ये हो गया है 20 लाख के करीब में। ठीक है, 20 लाख के करीब में हो गया है ये क्षेत्र बढ़ के। और इसका जलीय सीमा है, जो जल में लगा हुआ है सीमा, ये 1300 किलोमीटर तक है। ठीक है, चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्षेत्रफल बता दिया था कि जो इसका क्षेत्रफल है वो मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा था। और ये मिस्र को और सुमेरियन को मिला दिया जाए तो उससे 12 गुना बड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही बड़ा विस्तार में है। ठीक है, चलिए आप पूछेंगे कि ये उत्तरी सीमा बता दीजिए। तो आपको जो उत्तरी सीमा है एक तरह से ट्रेंगल में आ जाता है, ट्रेंगल के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ऊपर में जो आपका उत्तरी भाग है उत्तरी में देख लीजिए, उत्तरी जो मांडा है, मांडा क्षेत्र में स्थान आपका जम्मू कश्मीर अखनूर जिला में। नदी कौन सी बहेगी, तो यहाँ पे चिनाब नदी बहती है। ये चारों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने चारों एक बॉक्स में बना दिया है। तो उत्तरी सीमा में आपका मांडा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर पड़ेगा अखनूर जिला में, और चिनाब नदी इसके किनारे पर बहती है। फिर पूर्वी सीमा पर जाते आलमगीरपुर मेरठ वाला क्षेत्र में, और हिंडन नदी यहाँ पे बहती है। फिर दक्षिण में आ जाएगा तो दक्षिण में आपका दैमाबाद आ जाएगा, और स्थान आपका आ जाएगा महाराष्ट्र वाला, और प्रवरा नदी इसके बगल में बहती है। फिर पश्चिम में आ जाए तो सुतपंग डोर हो जाएगा पश्चिम में, और बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और दास्क नदी इसके किनारे पर बहती है। तो ये पॉइंट पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला देखिएगा, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। चलिए और भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसके क्षेत्र मिले हैं। जैसे कि हमने देखा था अफगानिस्तान में दो जगह क्षेत्र मिलेगा आपका, एक मुंडीगोक मिलेगा, एक सुतगोई।
ये 2 जगह आपको याद रखना है अफ़गानिस्तान का। फिर पाकिस्तान में देखेंगे तो हड़प्पा जो है वो पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब में मिलेगा। फिर सिंध में देखेंगे तो सिंध में जो सिंध वाला क्षेत्र है वहाँ पे मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो, आमरी, कोटदीजी ये सब पाकिस्तान के सिंध वाले क्षेत्र में मिलेंगे। फिर बलूचिस्तान में सुरकंगडोर, बालाकोट, डाबरकोट ये सब आपका बलूचिस्तान पश्चिमी बलूचिस्तान का जो दक्षिणी वाला इलाका है समुद्र से लगा हुआ उस क्षेत्र में मिलेगा। सुरकंगडोर, बालाकोट, डाबरकोट ये सब मिलते हैं। भारत में देखिए तो भारत में गुजरात में देख लीजिए तो गुजरात में आपका लोथल मिलेगा, धौलावीरा मिलेगा, रंगपुर मिलेगा, कोटदा मिलेगी जहाँ पे घोड़े का सच्चा मिलेगा, रोजदी मिलेगा। फिर हरियाणा में आ जाइए तो हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी मिलेगा, आपका बनवाली मिलेगा, कुणाल मिलेगा, बेरना मिलेगा। ठीक है। पंजाब में आ जाइए, पंजाब में आपका रोपड़ मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। फिर संगोल है। राजस्थान में आ जाइए तो राजस्थान में कालीबंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तारखाना वाला डेरा नहीं है, ये है आपका ये वाला दूसरे पॉइंट में लिख दिया है राजस्थान। उसके बाद फिर आ जाइए उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर बड़ा गाँव है, हुलास है, सनौली है, ये सब आ जाएगा। ठीक है। चलिए तो मोटा मोटी कुछ क्षेत्र देख लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है और मैं पढ़ाते जाऊँगा तो उसमें बताते जाऊँगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये सब तो हम लोग देख लिए कि कहाँ पे क्या क्या मिलता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे जो प्रमुख नगर यानी कि 7 प्रमुख नगर माने गए हैं इसमें महत्वपूर्ण स्थल में या सिंधु घाटी सभ्यता में 7 नगर माने गए हैं। तो उन 7 नगर के जो साक्ष्य है, जो इंपॉर्टेंस है उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे और वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हर पेपर में पूछा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला नगर में हड़प्पा को। हड़प्पा पूछेंगे कि हड़प्पा के बारे में क्या है। तो हड़प्पा सबसे पहले देखा जाए तो ये पाकिस्तान के गुंटेमरी साहिवाल पंजाब में है। ठीक है। गुंटेमरी साहिवाल जिला है और उसी के रावी नदी जो बहती है उसी के बाएं तट पर है। कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन जब बनाता है तो दाएं बाएं तट कर देता है, तो उसको थोड़ा सा माइंड में रहेगा आपको तो याद रहता है कि बाएं तट पर है, रावी के बाएं तट पर है। ठीक है। हड़प्पा इसकी खोज मैंने बताया था कि दयानंद साहनी ने 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दिया जाए तो जैसे कि हर एक नगर में देखेंगे तो 2 दुर्ग मिलेंगे, एक मिलेगा पश्चिमी दुर्ग, एक मिलेगा पूर्वी दुर्ग। पश्चिमी दुर्ग में एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही मजबूत दुर्ग रहेगा पश्चिमी दुर्ग वाला, और पूर्वी दुर्ग से छोटा रहेगा और ऊंचाई पे रहेगा। इसके अंदर को जो छरदवाली एक तरह से कह सकते हैं, तो जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो कच्ची ईंटों से और बाहर का जो सुरक्षा के लिए दीवार बनाई गई है, छरदवाली कह सकते हैं या चारदीवारी कह सकते हैं, तो वो बनाया गया है एक आपका पक्की ईंटों से। ठीक है। ये पश्चिमी दुर्ग में हो गया। और मार्टी व्हीलर ने इसको तो एबी टीला कहा है। ठीक है। और जो पूर्वी टीला है ना उसको एफ टीला कहा है। तो एबी टीला भी आपको पूछ सकता है कि एबी टीला क्या था, तो एबी टीला जो पश्चिमी टीला है उसको कहा गया है। तो इस पश्चिमी टीला का क्या विशेषताएं और थी, तो इसमें पश्चिमी टीला में आपका जो पुरोहित वगैरह रहते थे, जो सैनिक थे, जो जो प्रमुख थे, यानी कि सभा उसमें सभाएँ ज़्यादा होती थी, तो सभा के जो प्रमुख रहते थे, जो इंपॉर्टेंट लोग रहते थे वो उनका स्थान रहने का स्थान ये पश्चिमी टीला ही रहता था। ठीक है। अब आ जाइए आपका पूर्वी टीला में। पूर्वी टीला में क्या होता था, तो पूर्वी टीला में जितने भी श्रमिक हो गए, किसान हो गए, बढ़ई हो गए या कारीगर हो गए, ये सब अलग-अलग मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो इसी में एफ टीला में ही यानी कि पूर्वी टीला में ही निवास करते थे। ये भी टीला जैसे कि कच्ची ईंटों से या पक्की ईंटों से दुर्गीकृत होता था, यानी कि चारों तरफ से चारदीवारी की तरफ से घेरा गया था। ठीक है। चलिए इसमें देखेंगे साक्ष्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या कौन सा साक्ष्य मिला है। तो पहला जो साक्ष्य मिला है आपका 12 कक्षों वाला अन्नागार, जैसे कि ऐसे टीला में मान लेंगे तो ये बड़ा अन्नागार एक तरह से लाइन से ही 12 ठे मिला है, 6-6 की लाइन में। तो 12 ठे मिला है और ये वाला अन्नागार बहुत बड़े-बड़े हैं। ठीक है। तो 12 अन्नागार मिला है और 15 श्रमिक आवास मिले हैं। 15 श्रमिक आवास मिले हैं, गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। ठीक है। और R37 कब्रिस्तान मिला है। R37 कब्रिस्तान को ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। लकड़ी से बना हुआ कब्र है ये। ठीक है। लकड़ी से बना हुआ ताबूत के सावधान है R37 में। फिर तांबे का इक्का गाड़ी मिला है। तांबे का इक्का गाड़ी मैंने बताया था कि आहार संस्कृति में मिलता है, तो यहाँ भी तांबे का इक्का गाड़ी मिला है। फिर पीतल का करछा का मतलब कि जो आपका कलछुल होता है ना दाल चलाने वाला, वो मिला है पीतल का। फिर माता देवी की मूर्ति मिली है, माता देवी की मूर्ति। और फिर उसके बाद उर्वरता वाला देवी मानता है, मतलब कि जो माता देवी की मूर्ति है ना, तो उसके योनि से एक वृक्ष निकला हुआ है, तो वृक्ष पीपल का वृक्ष निकला हुआ है, तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि माता देवी जो है तो वो एक तरह से विकसित जो हमारा समाज विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसके प्रतीक के रूप में इसको मान्यता दिया गया है। और गेहूँ और जौ के साक्ष्य मैंने बताया ये 15 श्रमिक आवास मिले हैं। तो ये इसके जो निर्देशक थे वो थे आपका जॉन मार्शल। खुदाई कर रहे थे आपका दयाराम साहनी 1921 में, और इसके जो सहायक के रूप में थे माधव स्वरूप थे। तो हड़प्पा के बारे में आपका मोटी-मोटी जानकारी हो गई, फिर से एक बार और बता देते हैं।
हड़प्पा के बारे में, जो ये पाकिस्तान की गोमती में साहिवाल जिले में रावी के बाएं तट पर इसको रावी के बाएं तट पर है हड़प्पा। और इसमें 2 टीले हैं, एक है पश्चिमी टीला, एक है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला आपका ऊंचा होता था और पश्चिमी टीले में पुरोहित और इम्पोर्टेंट लोग निवास करते थे। इसको मार्टिन मिलर ने ए बी टीला कहा है और पूर्वी टीला को एफ टीला कहा है। एफ टीला में जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि आपका अन्नागार 12 टी मिलेंगे, बड़े बड़े अन्नागार हैं। और 15 श्रमिक आवास मिले हैं, 8 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं, 837 ताबूत के कब्रगाह मिले हैं, तांबे की गाड़ी मिली है, पीतल का कर्चा मिला है, माता देवी की मूर्ति मिली है, उर्वरता की देवी मानी जाती हैं। और उसके साथ ये वाला और इसके जो निर्देशक बता दें कि जॉन मार्शल रहेंगे हड़प्पा काल के। और खुदाई में आपका दायरा हमसानी ने किया था 1921 में। और इसके जो सहायक हैं वो है माधव स्वरूप। चलिए, ये हो गया पहला नगर हम लोग का कंप्लीट हड़प्पा काल का। फिर आ जाए दूसरे नगर पर। दूसरा नगर है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या विशेषता है? तो मोहनजोदड़ो जो है आपका ये पाकिस्तान की लारकाना में सिंध प्रांत में, जिसका मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। ये 1922 में इसका खोज राखाल दास बनर्जी ने किए थे 1922 में। और जॉन मार्शल इसको कहते हैं, जो जॉन मार्शल आपका हड़प्पा काल के निर्देशक थे, वो कहते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो आपको मिल रहा है ना, ये 7 बार डूबा है और 7 बार बाढ़ आई है, 7 बार डूबा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मोहनजोदड़ो में जो लेयर पाया गया है ना, तो लेयर जो है लगभग 7 गुना है। यानी कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, यानी 7 परतों में कई जगह साक्ष्य मिलते हैं कि 7 परत बना हुआ है। तो इससे ये अनुमान लगाते हैं जॉन मार्शल कि ये नगर 7 बार डूबा है और 7 बार बाढ़ आई है, 7 बार डूबा है। ओके। फिर दूसरा जो अमेरिकन कनेडी हैं, वो कहते हैं कि इसका जो पतन हुआ है ना, ये पतन इसको मलेरिया की वजह से हुआ है। ऐसा समझे। जनसंख्या इसकी यदि जानना चाहेंगे तो जनसंख्या इसकी 35 से 40 हज़ार के बीच में थी। 35,000 से 40,000 की जनसंख्या बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो 35,000 से 40,000 के बीच में मिली थी। जो इसका और नाम जानना चाहेंगे तो नाम में इसको मृतकों का टीला हो जाएगा, स्तूप का बाग हो जाएगा, फिर सिंधु का बाग भी कहते हैं इसको। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट जो है वो कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, ये दोनों एक जुड़वा राजधानी थी, यानी जुड़वा बांध भी कह सकते हैं, जुड़वा राजधानी भी थी। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ना मोहनजोदड़ो, ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें भी जैसे कि मैंने बताया कि दो टीला पाया जाएगा, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीला में इसमें पाया गया है सभा भवन, पुरोहित भवन, विद्यालय घर, कुआँ, ये सब मिला है पश्चिमी टीला में। जैसे कि मैंने बताया था पुरोहित लोग आवास करते थे विद्यालय के रूप में। वहाँ पे ये था कि जो पुरोहित जब निवास करते थे तो विद्यार्थी आते थे, विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती थी, उससे रिलेटेड है, उसी को रिलेटेड इसको विद्यालय माना गया है। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है, ये सिंधु नदी के किनारे है, ये दाएं तट पे विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ, जो ग्रेट बाथ मिला है। ये ग्रेट बाथ आपका जो उत्तर से और दक्षिण में, यानी उत्तर से और दक्षिण से ये उतरने वाली सीढ़ियाँ होती थी। और इस साइड से यानी कि जो ईस्ट से इस पानी भरा जाता था नहरों से। और ये सॉरी, नहर का तो नहीं मिला, कुआँ का साक्ष्य मिलता है, कुआँ से भरा जाता है और आपका इधर से पानी निकाल लिया जाता था वेस्ट से। ओके। और जॉन मार्शल थे, तो जॉन मार्शल ने इसको क्या, तो इसको जॉन मार्शल विश्व का जैसे कि आश्चर्यजनक 8वां अजूबा ऐसे कहते हैं ना, तो इसको कहा था विश्व का ये आश्चर्यजनक है, यानी कि 8वां अजूबा भी कह सकते हैं इसको। तो जॉन मार्शल ने कहा था ये विश्व का एक आश्चर्यजनक खोज है। ओके, किसको कहते हैं देख के? तो ग्रेट बात को कहे थे। कभी कभी स्टेटमेंट वाइज में पूछ सकता है कि विश्व का आश्चर्यजनक किसे जॉन मार्शल ने कहा था, तो इसी ग्रेट बात को कहे थे। चलिए, पश्चिमी टीला समझ में आ गया। आपको पूर्वी टीला में बताते हैं पूर्वी टीला में क्या क्या मिला हुआ है। तो पूर्वी टीला में आपका सबसे पहला ग्रेट बात मिलेगा। जॉन मार्शल ने इसको विश्व का आचार्य कहा था। फिर विशाल अन्नागार यहाँ भी मिलते हैं। ठीक है, फिर कांस्य की नर्तकी की मूर्ति नटराजन के रूप में, कांस्य की मूर्ति की जो मिली है उसको देखेंगे तो हाथों तक चूड़ियाँ पहनाई हुई है और ये नग्न अवस्था में है। तो अभी फ़िलहाल में इस पर बहुत विवाद चला था एनसीईआरटी को लेकर। तो ये वाला पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से याद रखिएगा। फिर दाढ़ी वाले पुरोहित बाबा का प्रस्तर मिला है। फिर पशुपतिनाथ का एक मूर्ति मिला है। ठीक है, पशुपतिनाथ का एक मूर्ति मिला है। और यहाँ पे आपका 1200 से अधिक मुद्राएं मिली हैं। सबसे ज़्यादा मुद्रा यहीं पे मिलता है, यानी कि मोहर है। जो मोहरे मिला है ना, तो 2500 से करीब में मोहरे मिला है, लेकिन 1200 देखेंगे तो मोहर केवल यहीं पे मिला है। फिर जो नृत्य की मूर्ति बताए थे वो प्रोटोस्टलाइट प्रजाति की है। ये भी पूछा जा सकता है किस प्रजाति की बनी हुई मूर्ति है, तो ये प्रोटोस्टलाइट प्रजाति की बनी हुई मूर्ति है। फिर सूती के कपड़े में एक छुरा मिला है। तो सूती के कपड़े से यह अनुमान लगा जाता है कि कपास के साथ मिले होंगे। तो कपास के साथ यदि पूछेगा तो कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और ये कपड़ा छुरा मिला है। ठीक है,
इतना बात समझ आ गई। पशुपति के नाथ का हो गया, यानी कि मोहनजोदड़ो आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले नगर पे। अगला नगर है आपका लोथल। लोथल के बारे में पढ़ेंगे। लोथल में क्या है, तो लोथल ये है आपका गुजरात में, ठीक है। गुजरात का जो ऐसे गुजरात यदि बनाएंगे तो जो आपका नीचे वाला है ना, इसको बोलते हैं आपका खंभात की खाड़ी, और इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। तो ये खंभात की खाड़ी में है लोथल, यहाँ पे लोथल स्टेट में है, ठीक है। तो अहमदाबाद का जो क्षेत्र है भोगवा नदी के किनारे, यहाँ पे है आपका लोथल। लोथल की खोज R.S. बिष्ट ने किया था, ठीक है। R.S. राव ने किया था 1997 में। खंभात की खाड़ी पर स्थित है। ये जाना जाता है आपका डॉकयार्ड से, यानी कि बंदरगाह की वजह से ये जाना जाता है। ये ज़्यादा प्रसिद्ध है बंदरगाह की वजह से। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये है कि जो पश्चिमी जो टीला है और पूर्वी टीला है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप आयोग का पेपर देते हैं तो ये ऐसा क्वेश्चन वो बार बार बनाता है कि एक ही रक्षा प्राचीर से कौन सा साइट घिरा हुआ था। तो लोथल, इस पॉइंट को याद रखिएगा। लोथल और सूरकोटदा, ये 2 पॉइंट आएंगे कि एक ही रक्षा प्राचीर से कौन सा स्थल घिरा हुआ था। तो लोथल और सूरकोटदा। सूरकोटदा में बताएंगे कि घोड़े का साक्ष्य मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और चलिए आपका पश्चिमी टीला हो गया, और पूर्वी टीला में देख लेते हैं कि पूर्वी टीला में क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे मिला है आपका धान और चावल की भूसी, ठीक है। फारस की मुद्राएं मिली हैं। शतरंज के खेल के पासे मिले हैं। युग्मित समाधान यानी कि सती प्रथा का भी साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। युग्मित समाधान पूछ सकता है कि युग्मित समाधान कहाँ पे मिले हैं। तो स्त्री और पुरुष को दोनों को एक ही साथ दफना दिया गया है। तो इसका मतलब कि यदि पुरुष मरा होगा तो स्त्री को जबरदस्ती दफना दिया गया होगा, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सती प्रथा के संकेत मिलते हैं। फिर दिशामापक सूचक यंत्र भी मिला है और आटा पीसने वाली चक्की मिला है, ठीक है। इसके साथ अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे मम्मी का भी साक्ष्य मिलता है। रंगाई का कुंड मिला है। जो गोरिल्ला होता है, गोरिल्ला बारहसिंगा की 2 मोहरें ऐसी मिली हैं जिस पर राक्षस भी है। हाँ, राक्षस है। फिर हाथी के पैमाने का दांत देखिए, हाथी वाला ये पूछेगा कि हाथी के पैमाने का दांत कहाँ मिला है। हाथी के दांत के पैमाने कहाँ मिले हैं, तो हाथी के दांत के पैमाने लोथल में मिले हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा कि लोथल में क्या है। कि लोथल में है आपका भोगवा नदी है। ये भोगवा नदी के किनारे खंभात की खाड़ी में है स्थित। अहमदाबाद के गुजरात में है। R.S. राव ने इसकी खोज किया था। लघु हड़प्पा भी इसे कहा जाता है, और एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। आटा पीसने की चक्की मिली है। रंगाई का कुंड मिला है। मम्मी का मॉडल मिला है। गोरिल्ला और बारहसिंगा की यहाँ पे मोहरें मिली हैं। 2 राक्षस वाले भी मोहरें मिली हैं। बेलनाकार मोहर मिली हैं। हाथी के दांत का पैमाना मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट है गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। इसके साथ शतरंज के खेलने के पासे मिले हैं और युग्मित समाधान मिले हैं। चलिए, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है लोथल में। लोथल के बाद आते हैं आपको चौगड़ों में क्या रखना है यहाँ। तो आपका 3 नगर आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथा पॉइंट पे। चौथा जो नगर है आपके चौगड़ों को देखते हैं। तो चौगड़ों में क्या है, तो चौगड़ों ये है आपका पाकिस्तान में सिंध प्रांत में। ये सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है। सिंधु नदी के तट पे N.G. मजूमदार ने 1931 में और अर्नेस्ट मैके ने 1935 में इस पर काम किया है। तो N.G. मजूमदार 1931 में इस पर अच्छे से काम किया था, और उसको सहयोग में अर्नेस्ट मैके भी दिए थे, ठीक है। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जैसे झूकर झाकर संस्कृति, यानी कि चौहदड़ों में झूकर झाकर संस्कृति इस समय भी रहेगी, और झूकर झाकर संस्कृति ये और कुछ समय रहेगी। तो झूकर झाकर संस्कृति इसके बाद भी रहेगी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। परवर्ती हड़प्पा काल का पूछेगा कि कहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, तो परवर्ती हड़प्पा काल के चौहदड़ों में साक्ष्य मिलता है। टीजीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें जो पश्चिमी दुर्ग है और पूर्वी दुर्ग है, यहाँ पे कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आ जाइए, उसके बाद जो पूछता है और क्या पूछता है, तो मन के बनाने का कारखाना, ठीक है। मन के बनाने यानी जो माले का गोरियाँ होती हैं उसको बनाने का कारखाना यहाँ पे मिला है। फिर उसके बाद सौंदर्य प्रसाधन में जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघा, शीशा, ठीक है, ये सब यहाँ पे मिला है। तो लिपस्टिक का साक्ष्य ऐसे पूछता है ना छोटे मोटे एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछता है, तो लिपस्टिक का, कंघे का, इत्र का, सौंदर्य का, तो ये सब जितने भी पूछेगा मेकअप वाले सामान, तो मेकअप वाले सामान चौधड़ों से मिला है। चौधड़ों का है तो पाकिस्तान के सिंध में है, ठीक है। ये यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो आपका ईंट मिला है ना, तो ईंट वर्गाकार में है। वर्गाकार में ईंट है। वर्गाकार मतलब कि जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, वर्गाकार ईंट मिला है। और ये एक ईंट ऐसा मिला है कि जिसमें कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ली हो गई, इसके पीछे कुत्ता, इन दोनों को पंजे मिले हैं एक ईंट पे। तो ये वाला भी पॉइंट कभी कभी अच्छे एग्जाम में पूछ देता है स्टेटमेंट वाइज में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखेगा। तो चौधड़ों आपको समझ में आ गया होगा। चौधड़ों में 2-3 पॉइंट याद रखेगा, जैसे मन के बनाने के कारखाने और लिपस्टिक, कंघे का ये, और आपका जो रक्षा प्राचीर है उस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा में क्या है, तो कालीबंगा में ये आपका पड़ता है कालीबंगा राजस्थान में, यानी कि हनुमानगढ़ी के राजस्थान में। इसका मतलब होता है कि काले रंग की चूड़ियाँ। इतना समझ में आ गया।
कालीबंगा हनुमानगढ़ का राजस्थान में है। और यहाँ पे क्या है कि ये घग्गर नदी के किनारे पे है। जो बताते हैं ना सरस्वती नदी के किनारे ज़्यादा सच मिलते हैं, यहीं घग्गर नदी के किनारे सच है। अमलानंद घोष 1953 में और 1960 में बीबी लाल थापर और बीके लाल थापर, बीबी लाल और बीके लाल थापर ने इनका सहयोग किया था। तो ये भी तीनों लोग का नाम पूछ सकता है। तो तीनों लोग का नाम आता है क्योंकि 1953 में अमलानंद घोष ने काम किया था और बीबी लाल और बीके लाल थापर 1960 में इस पर काम किए हैं। और ये किस नदी के किनारे है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो इसका भी यदि रक्षा प्रचर देखेंगे तो पूर्वी बिल्कुल हड़प्पा काल की तरह ही है कि पश्चिमी टीला एक तरह से पश्चिमी टीला है जो घिरा हुआ है अंदर से कच्ची ईंटों से और बाहर से पक्की ईंटों से, और पूर्वी टीला है। पूर्वी टीला में आपका कच्ची ईंटों से घिरा हुआ है और इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो साक्ष्य में पूर्वी टीला में क्या क्या साक्ष्य मिला है, तो जोता हुआ खेत, ठीक है, जोता हुआ खेत मिला है। जोता हुआ खेत में आपका 2 प्रकार की फसल बताया था, एक चना है, एक सरसों है। जो चना है वो बताया जाता है कि जो घना जोता हुआ है उसमें मिला है, और जो कम जोता हुआ है वहाँ पे सरसों मिला है, ठीक है। तो जोता हुआ खेत मिला है। फिर 7 अग्नि के कुंड मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 7 अग्नि के कुंड मिले हैं, ठीक है। अलंकृत ईंट मिला है। ईंटों का सच तो मैंने बताया था कि ऊपर में आपका चौधरी में मिला था, लेकिन जो अलंकृत ईंट, अलंकृत मतलब सजाया हुआ ईंट यदि पूछेगा तो आपका मिलेगा ये कालीबंगा में। और ऊँट की हड्डियाँ, कालीबंगा जानते हैं राजस्थान में ऊँट चलते हैं रेगिस्तान में, तो ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। लकड़ी के नाली, देखिए लकड़ी के नाली मिला है, लकड़ी के नाली, ये भी पूछता है लकड़ी की नाली कहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे मिला है। भूकंप, दिमित्री देव है ना, तो इसको कहते हैं कि जो कालीबंगा था ना, तो भूकंप की वजह से इसका पतन हुआ था, ठीक है। और भी देखेंगे यदि सच में, तो आपका एक हड्डी मिला था, खोपड़ी मिला था। खोपड़ी में एक बच्चे की खोपड़ी मिली थी, तो खोपड़ी में 5 से 6 जगह छेद किया हुआ है। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इस बच्चे की खोपड़ी को ना ऑपरेशन किया गया होगा, यानी कि शल्य चिकित्सा का भी साक्ष्य देखेंगे तो मिलता है, ठीक है। और सिंह युक्त देवता का भी साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। सिंह युक्त देवता का मतलब क्या है कि सिंह युक्त देवता एक है, वो जैसे कि बकरी ले जाते हुए उनका साक्ष्य यहाँ कालीबंगा में मिलता है, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। जोता हुआ खेत को, उसके बाद 7 अग्नि कुंड को, ऊँट की हड्डी को, लकड़ी की नाली को, भूकंप की वजह से पतन हुआ, कालीबंगा और घग्गर नदी के किनारे अमलानंद घोष सोती संस्कृति के ऊपर बताया था ना, सोती संस्कृति की इन्होंने खोज किया था, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट बताते हैं आपका जो छठवां धौलावीरा। धौलावीरा जो राजस्थान के हैं, राजस्थान के कच्छ में, देखिए राजस्थान बताया था ना कि राजस्थान में एक नीचे खंबात की खाड़ी है, ये वाला कच्छ की, तो यहाँ पे धौलावीरा पाया गया है, ठीक है। तो धौलावीरा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो धौलावीरा में आपका इसकी जो खोजकर्ता है, तो खोजकर्ता में जेपी जोशी हैं और आर.एस. बिष्ट हैं, 1990 में किए थे। ये कच्छ की खाड़ी मिलता है, ठीक है। मनसारा नदी के किनारे है, ये मनसारा नदी के किनारे। उसके बाद और क्या है इसमें, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि धौलावीरा में जो है ना, धौलावीरा में आपका ये है कि जो मैंने बताया था कि 2 ही दुर्ग मिलता था, एक पूर्वी दुर्ग मिलता था, एक पश्चिमी दुर्ग मिलता था। ये पूर्वी दुर्ग हो गया, ये पश्चिमी दुर्ग हो गया, ये ईस्ट वाला ये पूर्वी दुर्ग, ये हो गया वेस्ट वाला पश्चिमी दुर्ग। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे 3 मिला है, एक मध्यमा में मिला है, बीच में भी मिला है, और उसी बीच में ना आपका स्टेडियम के साक्ष्य मिला है। स्टेडियम का मतलब कि जहाँ पर खेल वगैरह होता है, तो स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि मध्यमा टीला या मध्यमा किला, ऐसा कुछ भी कह सकता है। तो मध्यमा के साक्ष्य किस साइड पर मिलते हैं, तो मध्यमा के साक्ष्य आपका धौलावीरा मिलते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें तीन रक्षा प्राचीर, ठीक है, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और मध्यमा, और बीच में स्टेडियम। इसकी खोज किसने किया था, जगपति जोशी ने किया था। विष्णु ने मनसारा नदी के किनारे 3 भाग मैंने बता ही दिया कि दुर्ग, मध्यमा और निचला यानी पूर्वी टीला, ठीक है। विशालतम खेल के मैदान में वहीं स्टेडियम बीच में मिला था, तो उसको स्टेडियम का यहाँ साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जल प्रबंधन की बहुत ही अच्छी विशेषता है। यहाँ पे 30% भाग में देखेंगे ना, तो पानी पानी था, 16 बड़े तालाब थे, 2 नहरें थी, ठीक है। नेम प्लेट के साथ यहाँ पे सारा काम किया जाता था, नेम प्लेट के साथ में, यानी कि 10 अक्षरों वाला एक नेम प्लेट भी मिला है, साइन बोर्ड, ओके। तो यहाँ का जो विशेषता है और जो इम्पोर्टेंस है कि कौन कौन से सच मिले हैं, तो इस सच में आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि जो आपका विशाल खेल का मैदान है वो है, और उन्नत प्रबंधन प्रणाली के बड़े जलाशय मिले हैं, ठीक है। जलाशय का मतलब कि यहाँ पे बहुत ही उत्तम प्रकार की जल सुविधा था, यानी कि नालियाँ वगैरह बहुत ही उत्तम व्यवस्था में धौलावीरा में मिली है। यहाँ पे जल प्रबंधन उच्च कोटि का तो बता दिया। अब आते हैं 7वां बनवाली पे। 7वां नगर आपका है बनवाली।
सुरकोटदा भी लिख दिया है इसमें। सुरकोटदा आपका नगर में नहीं आता है, लेकिन सुरकोटदा भी पढ़ लेंगे। तो धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पे है? तो धौलावीरा तो हो गया बनवाली। बनवाली पे आते हैं। बनवाली आपका फतेहपुर हरियाणा में पड़ेगा। RS बिष्ट ने 1973 में इसकी खोज किए थे। ये सरस्वती नदी के किनारे, वहीं जो सरस्वती नदी ऊपर बताया था। यहाँ पे क्या मिला था? मिट्टी से बना हुआ हल। ये वाला हमेशा हर जगह पूछा जाता है पेपर में कि मिट्टी से बना हुआ हल कहाँ मिला है? बनवाली में मिला है। उत्तम किस्म की जौ, उत्तम किस्म की जौ कहाँ पे मिला है? तो बनवाली में मिला है। जल निकासी की नलियाँ, यानी कि जो हमने बताया था कि धौलावीरा में उत्तम प्रकार की जल व्यवस्था थी, यहाँ पे सबसे निम्नतम प्रकार की जल व्यवस्था थी, यानी कि नाली का कोई अते पते नहीं था। बहुत ही गंदे तरीके से नाला मिला है। ठीक है, तो बनवाली में 3 चीज़ों से याद रखेगा। ये तो जो बनवाली मिला है तो RS बिष्ट महोदय ने इसकी 1973 में खोज किए थे। और अच्छी किस्म की जौ मिला है, आपका मिट्टी के हल मिला है, और जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसके साथ मैं और भी कुछ पॉइंट को ऐड कर दूँगा। और भी कुछ जैसे कि अच्छे से जो क्षेत्र हैं जो पूछा जाता है पेपर में कि ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है। तो कुछ और क्षेत्रों को देख लेते हैं। जैसे कि सुरकोटदा है, ये नगर क्षेत्र में नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे कि सुरकोटदा है, सुरकोटदा जो कच्छ में गुजरात में पाया जाएगा। JP जोशी ने इसकी खोज किया था। तो यहाँ पे घोड़े के साक्ष्य मिलता है। ठीक है, घोड़े के साक्ष्य मिलेगा। फिर कलश सावधान, कलश सावधान में क्या होता था कि जैसे कि एक सावधान कर दिए, सावधान होने के बाद ये दफनाने के बाद इधर अमृत भांड को रख देते थे। कि इनका ये मानना था कि रात में यदि ये लोग जग गए तो पानी पिलाने वाला कोई नहीं रहेगा, यानी कि आत्मा विश्वास करते थे। तो पानी पिलाने के लिए एक तरह से जो घड़ा है, घड़ा में पानी को रख देते थे। तो इसी के साथ जो जब खुदाई हुई तो इसके साथ एक कलश मिला है लगभग हर जगह, तो इसलिए इसको कलश सावधान भी कहा जाता है। सुरकोटदा में ये वाला परंपरा प्रचलित थी, और मैंने महापाषाण काल में भी बताया था कि ये वाला प्रथा प्रचलित थी। और ये ज़्यादातर ये बच्चों के साथ किया जाता था। जब बच्चे मर जाते थे तो उसके साथ कलश दफनाया जाता था। ठीक है, चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं। तो जैसे कि हम कोट दीजिदी को देख लेते हैं। कोट दीजी कहाँ है? तो कोट दीजी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पे क्या-क्या साक्ष्य मिला है? तो जैसे मृद भांड, माता देवी की मूर्ति यहाँ भी मिली है। अंगूठी मिला है। बाण जो तीर होता है ना, तीर, वो भी यहाँ पे मिला है। ठीक है, रोपड़ में देख लीजिए। रोपड़ जो आपका पंजाब वाला क्षेत्र का है, सतलज नदी के किनारे पे है। ठीक है, यज्ञदत्त इसकी खोज किए थे, यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज किए थे। यहाँ पे क्या मिला है? तो तांबे की कुल्हाड़ी मिला है, और मानव के साथ कुत्ते के दफनाए, यानी मानव के कुत्ते के दफनाए मैंने जो बताया था। तो उसी तरह यहाँ भी रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। फिर सेलखड़ी की मुहरें हैं। सेलखड़ी की मुहर बताया था ना कि मुलायम सेलखड़ी की मुहर इस सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरह से विशेषता रहेगी। फिर रंगपुर में देख लीजिए। रंगपुर कहाँ है? तो काठियावाड़ गुजरात में है। RS राव इसकी खोज किए थे 1954 में। बहादुर नदी के किनारे है। ज्वार बाजरा की 3 संस्कृतियों के अवशेष हैं। फिर कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान भूसी मिला है। आलमगीरपुर को जानते हैं, यहाँ आलमगीरपुर जो मेरठ वाला है, उसको भी खोज यज्ञदत्त ने ही किया था। हिंडन नदी के किनारे है, और रंगीन चित्रकारी यहाँ पे मृदभांड मिले हैं। सूतकंगडोर को देख लीजिए। सूतकंगडोर में भी यह 10 नदी के किनारे पे है, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। ये बेबीलोन के व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। बेबीलोन के जो व्यापार के साक्ष्य हैं यहाँ पे मिलते हैं। मांडा में जो जम्मू कश्मीर था, जगपति जोशी ने इसका खोज किया था। ये चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के। और यहाँ पे जो चट, ब्लेड, हड्डी से निर्मित जो मुहर है। फिर उसके बाद बाणाग्र, बाणाग्र मतलब कि जो तीर के आगे का हिस्सा होता है, उसको बाणाग्र बोलते हैं। ठीक है, सुतकाकू पेरिन बलूचिस्तान में एक मिला है। वो सादीकोर नदी के किनारे पे है। वहाँ पे 2 टीले के मृदभांड मिले हैं। और सूतकोटदा जो आपका सरस्वती नदी के किनारे एक है, जहाँ पे घोड़े के हड्डी मिलेंगे, जो अभी बताए थे सूतकोटदा, उसी में जो कलश के सावधान है। चलिए, तो इतना पॉइंट आप लोग को ध्यान में आ गया होगा कि इसके जो साक्ष्य हैं लगभग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछा जाता है। तो साक्ष्य को मैंने लगभग एक जगह एकत्रित कर दिया है। यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो 2-3 बार सुन लेंगे तो हल्का फुल्का माइंड में आ जाएगा, और आप क्वेश्चन करने के, एलिमिनेट करने की स्थिति में रहेंगे। चलिए आते हैं चौथा पॉइंट पे, नगर नियोजन और वास्तुकला। इसका नगर नियोजन और वास्तुकला कैसा था? तो नगर नियोजन और वास्तुकला में यदि देखा जाए तो नगर नियोजन और वास्तुकला में आप देखेंगे तो जो नगर था, तो मैंने साथ ही साथ में बताया था कि जो पश्चिमी दुर्ग होता था तो वो कच्ची ईंटों से अंदर से घिरा हुआ था, और बाहर से पक्की ईंटों से। और ये पूर्वी टीला के ऊंचाई पर होते थे, इसे ऊंचा टीला भी कहते थे। और जो नगर वाला क्षेत्र था, यानी जिसमें लोग रहते थे, तो वो उसे निचली टीला भी कहते थे। जो मार्टिन व्हीलर है वो कहते हैं कि जो पूर्वी टीला है वो ए बी टीला है, पश्चिमी टीला ए बी टीला है, और जो नीचे वाला है वो एफ टीला है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला मैंने बता दिया था कि यहाँ पे जो नगर नियोजन है वहाँ पे ऐसे रखते थे। ठीक है,
पश्चिमी टीला को। और ये सबसे पश्चिमी टीला बहुत ही ज़्यादा वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित रहता था। जो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीला इसके पूर्व में बड़ा-सा होता था। ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा होता था। इसके भी बाहर एक कच्ची ईंटों से या पक्की ईंटों से एक चरदीवारी कह सकते हैं या चरदीवारी बना हुआ था। ठीक है? इसमें कौन-कौन लोग रहते थे, तो यहाँ पे जनता रहता था, व्यापारी रहते थे, कारीगर रहते थे। ठीक? और इसमें मैंने बताया था कि कालीबंगा में दोनों का अलग-अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ये 2-3 पॉइंट हैं जो आप माइंड में रखिएगा कि जो कालीबंगा है, कालीबंगा में पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी दुर्ग अलग-अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। रक्षा प्राचीर का मतलब कि वही चारदीवारी। और लोथल है, असुरकुर्दा है, तो वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। धौलावीरा है, तो धौलावीरा में कोई रक्षा प्राचीर नहीं है, लेकिन वहाँ पे ना 3 एक बीच में मध्यमा भी पाया गया है। तो पश्चिमी टीला, मध्यमा, फिर पूर्वी टीला मिला है। ठीक है? और कालीबंगा में मैंने जैसे बताया था कि कालीबंगा में कोई रक्षा प्राचीर नहीं है। ठीक, इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। आ जाइए और इसके नगर नियोजन पर आ जाते हैं। थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं, नगर नियोजन कैसा था। तो नगर नियोजन आपका ऐसे था कि ये एक तरह से नगर मान लीजिए। नगर में जो नगर थी, ये बिल्कुल सीधी-सीधी सड़कें होती थी, बिल्कुल सीधी-सीधी सड़कें होती थी, 90 अंश के कोण पर काटती थी। जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो में जैसे कि जो सड़कें होती थी, तो 2.5 मीटर से 3.5 मीटर तक होती थी, सामान्यतः सड़कें। जो लेकिन मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में एक सड़क बीच में, ये जो बीच में चौराहा टाइप में है, ये बीच में 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर चौड़ा बहुत हो जाएगा ना सड़क के लिए, तो 10 मीटर चौड़ा एक राजपथ मिला है। ठीक है? तो ये मोहनजोदड़ो में 10 मीटर एक चौड़ा राजपथ मिला है, जो पक्की ईंटों से इसको क्या किया गया है, तो पक्की ईंटों, बाकी सड़क बनाई जाती थी कच्ची ईंटों से, लेकिन यहाँ पे पक्की ईंटों से बनाया गया था, इसलिए कहा जाता है राजपथ था ये मोहनजोदड़ो वाला। ठीक है? फिर उसके बाद यही ऐसे ही सारे के नगर में 90 अंश पे ये कोण पे काटते थे घर। तो इसको कहा गया है एक तरह से कौन सा ग्रिड, तो ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा जाता था, या ग्रिड सिस्टम कहा जाता था इसको। ठीक है? चलिए एक ब्लॉक में देख लेते हैं कि ब्लॉक में कैसे घर बना हुआ था। तो जैसे एक ब्लॉक ले लीजिए, तो एक ब्लॉक में जो घर था ना, तो एक ये घर, ये मुख्य सड़क हो गई, ये भी मुख्य सड़क हो गई, और इसमें एक गली होती थी। तो गली के अंदर से ही दरवाजे खुलते थे, केवल लोचल को छोड़ के। ठीक है? लोथल में ना मेन गेट से खुलता था, यहाँ से जो मेन सड़क था वहाँ से दरवाज़ा खुलता था। लेकिन जो लोथल है, लोथल में केवल लोथल में होता था ये जो मेन गेट से खुलता था दरवाजे। लेकिन जो जितने भी और बाकी नगर हैं, बाकी नगर में गली में से दरवाजे खुलते थे, गली से दरवाजे से खुला। जैसे दरवाज़ा खुलता था, आगे एक दीवार होता था, कि दीवार से ये था कि जैसे कि छोटा एक दीवार होता था छरदीवाली की तरह छोटा-सा, कि आगे एक पर्दानुमा, कि आगे कोई अंदर कोई कार्य कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो दिखाई ना दे। दूसरा ये था कि पशु, जानवर या कोई भी सीधे डायरेक्ट ना चला जाए, इसलिए था। फिर जैसे ही आप इसमें एंट्री करते थे, तो सीधे आप आँगन में पहुँच जाते थे। ठीक है? बरामदे के बाद सीधे आँगन में पहुँच जाते थे। आँगन में क्या था कि आँगन में आपका ये 3 से 4 कमरे बने हुए थे। ठीक है? एक किचन की एक कमरे में आपको कुआँ मिला है। कुआँ होता था सबके घरों में। फिर पानी निकालने की व्यवस्था भी होता था। फिर उसके बाद यहाँ पे सीढ़ियाँ भी मिली हैं। तो सीढ़ियों से ये अनुमान लगाया जाता है कि ये 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, यानी कि 2, 3, 4 मंजिलें तक यहाँ पर घर बनाए गए होंगे। ठीक है? इतना पॉइंट आप लोग को माइंड में आ गया होगा। ठीक है? जो ईंट है, ईंट का अनुपात देख लीजिए, तो 4 संबंध 2 संबंध 1 होता था। ये आपको पॉइंट इतना समझ में आ गया होगा। तो एक बार एक पॉइंट और छूट रहा है, उसको थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है। तो एक पॉइंट है आपका नदी और स्थल। नदी और स्थल में जैसे कि मैंने बता ही दिया है, लेकिन एक बार और देख लीजिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी को देखेंगे, तो सिंधु नदी में मोहनजोदड़ो, चौदड़ो, आलमगीरपुर, अलीमुराद, अल्निडो और कोट सिंधु नदी कहते हैं ना, सिंधु सभ्यता इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु पर ज़्यादा स्थल पाए गए हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो, चौदड़ो, आमली, अलीमुराद, अल्निडो, कोट, ये सब सिंधु नदी पे मिला है। फिर चिनाब मांडा मिला है, रावी हड़प्पा है, सतलज पर रोपण है, घग्गर, कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी। घग्गर भी बहुत ज़्यादा मिला है। कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी, कुणाल, घग्गर को ही सरस्वती नदी कहते हैं। ठीक है? भोगवा लोथल बताए थे, हिंडन, आलमगीरपुर, ताप्ती, मालवन, भादर, रंगपुर, गोदावरी, प्रवरा और दामाबाद, दास, सुतकंगडोर, सादिकोर, सुतकगोड़, कीममांगम। तो ये नदियाँ थीं। चलिए अब आपका 5वां पॉइंट पर आते हैं। ठीक है? 5वां पॉइंट पर आते हैं और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे अब। 5वां पॉइंट में आपका है सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति, यानी कि समाज की स्थिति। अब थोड़ा-सा देख लेते हैं कि समाज की स्थिति उस समय कैसी थी। तो समाज में हम लोग समाज को देखेंगे, समाज कैसे था। फिर उसके बाद उसी सामाजिक जीवन में स्त्रियों की दशा देखेंगे, स्त्रियों की दशा भी किस तरह थी उस समय। फिर खान-पान देखेंगे, वेशभूषा देखेंगे, मनोरंजन देखेंगे। ठीक है? तो चलिए समाज की स्थिति पहले देखते हैं, पहला पॉइंट को। तो समाज में मेनली 3 वर्गों में समाज बँटा हुआ था। एक था विशिष्ट वर्ग।
और विशिष्ट वर्ग जो मैंने बताया था कि पश्चिमी दुर्ग में रहते थे, तो दुर्ग दुर्ग और गढ़ी में ये लोग रहते थे, पुरोहित थे यानी पुजारी वगैरह रहते थे, ये लोग जो राजा के समीप रहता था, सैनिक वगैरह ये सब लोग रहते थे। तो विशिष्ट वर्ग था, ठीक है। और दूसरा वर्ग क्या था, तो दूसरा वर्ग था आपका व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग में मतलब बताया था कि जो पूर्वी निचला टीला था उसमें रहते थे ये लोग। तो व्यापारी में कारीगर, जुलाहे, शिक्षक, किसान, व्यापारी, श्रमिक ये लोग आते थे, ठीक है। और एक था आपका कमज़ोर वर्ग, ठीक है। कमज़ोर वर्ग में जो मज़दूर था, दास था, ये लोग आते थे। तो पूर्वी टीला में ये दोनों लोग रहते थे, ठीक है। जो निचला वाला टीला होता था उस टीले में ये लोग रहते थे। समाज में 3 वर्ग, एक विशिष्ट वर्ग, एक मध्यम वर्ग, एक कमज़ोर वर्ग। विशिष्ट वर्ग में दुर्ग में पुरोहित और सैनिक लोग रहते थे, और मध्यम वर्ग में व्यापारी, जुलाहे, शिक्षक, किसान आएंगे। कमज़ोर वर्ग में मजदूर और दास आ जाएंगे। चलिए ये समाज का वर्ग समझ में आ गया। प्रजाति किस किस प्रजाति के लोग रहते थे इसमें, तो अल्पाइन अल्पाइन जो आपका ठंडे ठंडे प्रदेश वाला आएगा वैसे लोग रहते थे। भूमध्य सागरीय हैं, प्रोटोस्टलाइड हैं, मंगोलाइड हैं, ठीक है। मंगोलिया वाला क्षेत्र, चाइना के ऊपर मंगोलिया वाला क्षेत्र से, फिर प्रोटोस्टलाइड में, फिर भूमध्य सागरीय और अल्पाइन, ये 4 प्रजाति के लोग थे। तो समाज में आपको समझ में आ गया कि ये 4 प्रजाति के लोग थे और 3 वर्गों में बटे हुए थे। समाज का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति या स्त्रियों की दशा, उसमें स्त्रियाँ कैसे रहती थी, किसी भी समाज को जानने के लिए कि समाज कैसे चल रहा है, कि क्या-क्या विशेषताएँ हैं समाज में। तो समाज को यदि डेवलप दिखाना है तो स्त्रियाँ यदि डेवलप हैं, यानी कि एजुकेशन और स्त्रियाँ यदि डेवलप हैं, तो समाज बहुत ही उन्नत स्थिति में है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो स्त्रियों की दशा में देखेंगे तो यहाँ स्त्रियों की दशा की स्थिति से एक तरह से मातृत्व प्रधान देश था, यानी कि माता का ज़्यादा बोलबाला था। कैसे, तो एक माता देवी की जो मूर्ति मिली है उनके योनि से एक पीपल का वृक्ष निकला हुआ है, तो ये दर्शाता है कि ये उर्वरता को या जो विकास क्रम को जो दर्शा रहे हैं, ये एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि माता का जो वर्चस्व है इसमें ज़्यादा है, यानी कि माता का जो पूजा-वूजा करने का जो सच है, मतलब कि जैसे देखेंगे कि आप ये सातवाहन वंश में माता के नाम से ही सभी राजाओं का नाम आता है। तो वैसे ही एक तरह से देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी मातृत्व प्रधान माना जाता है। सती प्रथा के साक्ष्य आपको बताए थे कि लोथल में 3 युग्मित सावधान मिले हैं, ठीक है। तो युग्मित सावधान से ये पता लगाया गया कि यहाँ पे जो युग्मित सावधान है, तो युग्मित सावधान से ये पता लगाया गया कि स्त्री और पुरुष को साथ ही में जब पुरुष मरा होगा तो स्त्री को साथ ही में दफना दिया गया होगा। तो इससे अनुमान क्यों लगाया गया, ये कोई साक्ष्य एविडेंस के तौर पे नहीं है, तो अनुमान लगाया गया कि ये सती प्रथा हो सकता है। कालीबंगा में भी ऐसा सावधान मिला है, ठीक। चलिए स्त्रियों की दशा समझ में आ गई। अब आते हैं आपका खान-पान में। खान-पान में आपका जो शाकाहारी लोग थे, शाकाहारी मतलब कुछ गेहूँ, चावल, जौ ये सब मिलता था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो शाकाहारी लोग थे यहाँ पे, ठीक है। तो शाकाहारी लोग भी थे। फिर उसके बाद मांसाहारी भी लोग थे, यानी मांस भी खाने वाले थे, तो शाकाहारी, मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं वेशभूषा पे, यानी कि आभूषण। वेशभूषा में क्या था, तो वेशभूषा में आपको देखेंगे तो सबसे पहले आइए आपका वस्त्र पे। तो वस्त्र में था, वेशभूषा में सूती और ऊनी। सूती में बताया था कि जो मोहनजोदड़ो है उसे एक तांबे का छुरा लपेटे हुए काले सादे कपड़े में, सूती के सादे कपड़े में रखा गया। तो सूती के कपड़े से ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कपास का उत्पादन होता था, यानी कपास का जो साक्ष्य मिलेगा मोहनजोदड़ो से कह सकते हैं। फिर कढ़ाई में मोहनजोदड़ो में ही जो योगी है, एक 3 पलिया साल उड़े हुआ है। मैंने बताया था ना कि योगी का एक चित्र मिला है, तो वो 3 पलिया साल उड़ा हुआ है, तो इससे उसके साल पे ना कढ़ाई बनाया गया। तो जो सूती का वस्त्र होता था, दोनों प्रकार से बनाया जाता था, एक सादे भी, एक सूती भी, ठीक है। चलिए वेशभूषा पे आते हैं। वेशभूषा में और आगे आते हैं आपका आभूषण में। आभूषण में है जो कि हड़प्पा काल में श्रृंगारदान मिला है। फिर वो मोहनजोदड़ो में चांदी के अंडाकार चूड़ियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो में चांदी के अंडाकार चूड़ियाँ मिली हैं। कालीबंगा में हाथी के दाँत का पैमाना मिला है, जो 16 के गुड़ज में रहेगा, आगे बताऊँगा अभी। नवसारी में सिंदूर का साक्ष्य मिला है। चौधड़ो में लिपस्टिक, अंजना, ये अंजना मतलब कि जो आँख में लगाया जाता है काजल, और चौधड़ो में जितने देखेंगे लिपस्टिक, पाउडर, शीशा, ये सब मिला है। हड़प्पा में कागज़ मिला है, बोतल से कागज़ बना हुआ है, ठीक है। चलिए तो इतना आपको बात में समझ में आ गई होगी कि वेशभूषा में कि आभूषण में कौन-कौन से आभूषण मिलता था यहाँ पे। तो हड़प्पा में श्रृंगारदान, मोहनजोदड़ो में चांदी के अंडाकार चूड़ियाँ मिली हैं, कालीबंगा में हाथी के दाँत का पैमाना मिला है, नवसारी में सिंदूर के साक्ष्य मिला है, चौधड़ो में लिपस्टिक के साक्ष्य मिला, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट में, मनोरंजन के साधन। सामाजिक स्थिति में मनोरंजन के साधन में क्या था, तो मनोरंजन के साधन ये पासा खेलते थे, शतरंज खेलना, शिकार करना, पशुओं की हड्डी देखना, पशुओं की लड़ाई देखना। जैसे आज मुर्ग का लड़ाई होता है ना, तो वैसे ही पशुओं की लड़ाई में इन लोग को मज़ा आता था। नृत्य गायन, झाल, मंजीरा मतलब जो डपले-उपले पीटते हैं, वो सब में इन लोगों को मज़ा आता था। यानी कि खेल मनोरंजन के साधन भी हो गए। अब आते हैं हम लोग धार्मिक पक्ष पे। धार्मिक यानी कि कैसे ये पूजा वगैरह करते थे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो
देखेंगे धार्मिक पक्ष में, तो धार्मिक पक्ष में 2 पक्ष आते हैं। एक आता है क्रियात्मक पक्ष, एक आता है दार्शनिक पक्ष। तो दार्शनिक पक्ष जब कोई लिखित साक्ष्य रहता है तो दार्शनिक पक्ष को जानना बहुत ईज़ी होता है। तो इसमें तो कोई लिखित साक्ष्य है नहीं, ये तो ऐतिहासिक है। तो लिखित साक्ष्य तो है, मतलब कि वहीं पढ़ा नहीं जा सका है। तो कोई धार्मिक पक्ष है जो दार्शनिक पक्ष वाला है। तो दार्शनिक पक्ष को हम लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं, उसको अभी डिकोड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो क्रियात्मक पक्ष में देखेंगे, क्रियात्मक पक्ष में जैसे मैंने बताया कि माता देवी की पूजा का साक्ष्य मिला है। पशुपति की पूजा का जो मोहनजोदड़ो में मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो में पशुपति की मोहर पर एक मोहर मिला है, ठीक है। उस मोहर को जो पशुपति है ना, पशुपति की मोहर का खोज ना जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है। उस मोहर पे क्या है, तो उस मोहर पे जो आपका बाएँ बाएँ साइड है ना, बाएँ साइड में गैंडा है, भैंसा है, 2 हिरण हैं। ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि बाएँ साइड में कौन-कौन थे। तो जो जॉन मार्शल जो मुद्रक बताए हैं पशुपति के, तो उसमें बाएँ साइड में गैंडा है, भैंसा है, 2 हिरण है और दाएँ साइड में हाथी और बाघ है। तो ये मोहरों में पशुओं का अंकन मिला है, ठीक है। तो इस पशुओं का अंकन मिला है। चलिए अब आगे और चलते हैं। वृषण की पूजा यानी कि बैलों की पूजा, एक श्रृंगी बैल का, यानी कि जिस बैल का डील निकला होता है ऊपर से, जैसे कि बैल है, बैल के ऊपर ऐसे डील निकला हुआ है ना, उसकी पूजा ये लोग बहुत अच्छे से करते थे, उनको उसको भगवान मानते थे, ठीक है। फिर इसके साथ जल, वृक्ष, बाघ, अग्नि की पूजा, यानी कि ये जो प्राकृतिक पूजा भी अच्छे तरीके से करते थे। लेकिन जो मंदिर के साक्ष्य कहेंगे ना, तो मंदिर के साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह सूर्य पूजा में मिलता था। और इसके साथ मैंने पीपल का वृक्ष का पूजा बता दिया, श्रृंगी बैल का भी बता दिया था, कुबड़ वाले सारनाग पूजा, ये सारे हमने बता दिया है, ठीक है। चलिए पशुपति हो ही गया। चलिए आर्थिक जीवन में आ जाइए। आर्थिक जीवन थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्थिक जीवन के बाद हम लोग पतन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आर्थिक जीवन पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। आर्थिक जीवन कैसा था इन लोग का, तो आर्थिक जीवन में देख लेते हैं आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक जीवन में 3-4 पॉइंट से देखेंगे। एक कृषि है, पशुपालन, शिल्प उद्योग, व्यापार और मुहरें, लिपि। इतनी पॉइंट में देखेंगे। कृषि, पशुपालन, शिल्प उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, मुहरें और लिपि। पहला कृषि में चर्चा कर लेते हैं। कृषि में जो आपका सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, ये जलोढ़ मृदा है। जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, तो इसके आसपास की जलोढ़ मृदा थी। जलोढ़ मृदा का मतलब कि जो उपजाऊ मिट्टी में सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी जो नदियों से लाई जाती है। तो एक तरह से सिंधु और इसके आसपास का जो मृदा थी, यानी पाकिस्तान वाला जो इलाका था, ये बहुत ही उपजाऊ वाला इलाका था, ठीक है। इस समय कृषि कब की जाती थी, तो कृषि जो हम लोग रबी की फसल करते हैं ना, रबी की फसल जब जिस समय गेहूँ, जौ, मटर, सरसों ये सब बोया जाता है, तो उसी समय लोग खेती करते थे। जो कृषि के और मार्च अप्रैल में काट लेते थे, इतना तो पता ही होगा कि रबी की फसल को मार्च अक्टूबर से नवंबर में करीब में इसको बोया जाता है और ठंडा में गेहूँ होता ही है। उसके बाद ये मार्च से अप्रैल में फिर काट लिया जाता है। तो यही वाला खेती इन लोग को ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं और यही वाला खेती करते थे। चावल का खेती बहुत कम ही साक्ष्य मिला है। मुख्यतः ये 9 फसलों की जानकारी थी, यानी कि 9 फसल को ये अच्छे से उपजाते थे। इसके साक्ष्य मिले हैं। 9 फसलों में कौन-कौन से फसल हैं, तो गेहूँ है, जौ है, कपास है, तरबूज है, खरबूज है, मटर है, राई है, सरसों है, तिल है। गेहूँ, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल, ठीक है। और कहेंगे कि क्या चावल की खेती नहीं होती थी? नहीं, चावल की भी खेती होती थी। चावल के भी साक्ष्य मिले हैं भाई। कहाँ-कहाँ पे मिले हैं, तो लोथल में धान की भूसी मिली है, फिर रंगपुर में भी धान की भूसी मिली है। तो लोथल और रंगपुर में यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिलते हैं। रोजदी में आ जाए, रोजदी में रागी, ज्वार, कोदो इसके साक्ष्य मिलते हैं। बाजरे के साक्ष्य भी लोथल में मिलते हैं, ठीक है। तो कृषि के बारे में यदि कोई पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, ये मेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं पशुपालन में। पशुपालन में क्या था, तो पशुपालन में पशुओं का जो महत्व था, तो उसमें बहुत ज़्यादा महत्व था। मैंने जैसे पशुपालन बताया था कि मध्यपाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य बागोर में और आजमगढ़ में मिला है। तो अब देखिए, अब आ गया है इधर कांस्ययुगीन सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अब पशुओं का जो महत्व है वो काफ़ी डेवलप हो गया है, काफ़ी बढ़ गया है। ये क्या-क्या काम लेते थे, तो कृषि में काम लेते थे। कृषि में जुताई के लिए, फिर उसके गोबर से खाद वगैरह के लिए कृषि में प्रयोग करते थे। परिवहन में देखेंगे तो परिवहन में एक जगह से दूसरी जगह इक्का से सामान ले जाते थे। तांबे का इक्का मिला है ना बनवारी में, तो वहीं इक्का से सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। फिर विपणन में किसी भी सामान को लेना है, जैसे कि गेहूँ लेना है किसी से, तो एक बैल दे दिए और 2 बोरा गेहूँ ले लिए, ऐसे होता था। फिर भोजन के लिए छोटे-छोटे जो पशु हैं, मुर्गी है, बकरा है, भेड़ है, ये सब छोटे-छोटे पशुओं को ये भोजन के रूप में भी मतलब कि इसके मांस भी खाते थे। पशुओं की जानकारी में देखिए, तो पशुओं की जानकारी में देखेंगे तो भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, जैसे कि इन पशुओं को मैंने बताया था कि मुहर्रम में इसका अंकन मिलता है। बताया था ना मुहर्रम में कि पशुपति के अगल-बगल में बैठे हुए हैं, पीछे बताया हूँ। तो वैसे ही देख लीजिए कि मुहर्रम में अंकन इन लोगों को मिलता है, लेकिन कौन-कौन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पशु में, तो गाय, एक गाय बहुत ही इम्पोर्टेंट पशु है, तो गाय का यहाँ मुहर्रम में अंकन नहीं मिलता है,
ठीक है। गाय मिलती है इस सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन ये मुहरों पर अंकन नहीं मिलता है, ठीक है। तो मुहरों पर अंकन नहीं मिलता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि मुहरों पर गाय का अंकन नहीं है। ऊँट पर आ जाइए, ऊँट पर बात कर लेते हैं। तो ऊँट का क्या है, तो ऊँट कालीबंगा में मिला है, जैसे मैंने बताया था। ऊँट के भी साक्ष्य वहाँ पे मिलते हैं आपका मुहरों में। घोड़ा का भी साक्ष्य मुहरों पर नहीं मिलता है, लेकिन सुरकुर्दा में घोड़े का कंकाल मिला है। लोथल में देखेंगे तो घोड़े का जबड़ा मिला है। रानीगुंडई में घोड़े का दाँत मिला है। यानी कि इसके जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण है घोड़े का, ये तो मिलता है, लेकिन इसका अंकन मुहरों पर नहीं है, ठीक। चलिए, और पूछेंगे कि किस जानवर का सबसे ज़्यादा मतलब प्रयोग किया गया होगा। तो जो बैल था ना, तो मैंने बताया था कि एक श्रृंगी बैल मतलब कि जिसका डेल निकला हुआ था, तो उसका ज़्यादा लोग पूजा करते थे। तो बैल का ज़्यादा इस समय देखेंगे साक्ष्य, तो बैल का ज़्यादा साक्ष्य मिला है, श्रृंगी बैल वाला, ठीक है। इसकी पूजा भी करते थे लोग। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि जो शेर है, यानी कि जो सिंह है, सिंह का जो साक्ष्य है ना, वो शेर का साक्ष्य मेसोपोटामिया में मिलता है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का यानी सिंह का जिक्र नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें पूछ सकता है कि शेर का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में बताइए। तो शेर का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है, जबकि मेसोपोटामिया में शेर का साक्ष्य मिलता है। चलिए, कपास का ये कपास में जो यूनानी लोग थे, तो यूनानी लोग इसको क्या बोलता था, सिंडन बोलता था, ठीक है। और मैंने बताया था ना कि वहाँ पे फारस की खाड़ी में, अभी मैं बताऊंगा कि फारस की खाड़ी में जो एक सारगोन अभिलेख मिलेगा, अभिलेख में वो बताएगा ना कि हमारे यहाँ मगन, दिलमुन, मेलुआ के तीनों के लंगर करते हैं, यानी कि तीनों के जहाज आके हमारे फारस खाड़ी में इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो ये लोग यूनानी लोग जो थे ना, तो वो कपास को सिंडन के नाम से जानते थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो शिल्प उद्योग में क्या है, तो शिल्प उद्योग में मैंने जैसे कपड़ा का बताया था कि सूती का कपड़ा मिलता था, सादे और कढ़ाईदार में। फिर उसके बाद उन्हीं मृदभांड में जैसे कि मैंने बताया कि मृदभांड अब बनना चालू हो गए हैं, जैसे चाक से भी बनना है, हाथ से भी बनना है। इसके रंग हैं, जो लाल रंग से बनना है, काले रंग से भी बनना है। काले रंग में जो बनना है तो वो पुष्पाकार बनना है, मतलब पुष्प के आकार का भी उसमें डिज़ाइन निकाले जा रहे हैं। जो मनका बनना है, गुड़िया बनना है, वो गुड़िया आपका चांदी के, सोने का, हाँ। और इसके जो कारखाने हैं, ये चौंदड़ों में, लोथल में भी है, ठीक है। सीप का उद्योग आपका लोथल में, बालाकोट में। चलिए, शिल्प उद्योग धंधा भी हो गया। अब आते हैं व्यापार वाणिज्य पर, ठीक है। व्यापार वाणिज्य पर, यानी कि व्यापार में वाणिज्य में कितने पॉइंट देखेंगे, तो आपका देखेंगे व्यापार की दशा, आयातित वस्तुएं, निर्यातित वस्तुएं और परिवहन, ठीक है। चलिए, आयातित में देखेंगे तो आयात में दो प्रकार से ये आयात निर्यात होता था। एक होता था आंतरिक आयात और एक अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक मतलब कि देश के अंदर से, जैसे कश्मीर हुआ, कोलार हुआ, काठियावाड़ हुआ, तो यहाँ से फैलका, बहरीन, सॉरी, ये कश्मीर से लोग ये पत्थर लेते थे। कश्मीर में जो कीमती और कीमती पत्थर होते थे, वो लेते थे। कोलार से आपका, कोलार गोल्डफील्ड जानते हैं यहाँ, तो यानी सोना वहाँ से मंगाया जाता था। काठियावाड़ से भी पत्थर मंगाए जाते थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कहाँ से व्यापार होता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुमेरियन में, जैसे बताते हैं कि सुमेरियन सभ्यता से व्यापार होता था। सुमेरियन और मेसोपोटामिया में, जैसे कि 11th की एनसीईआरटी में जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ऊर, कीस, लवस, तेल अवीव, निप्पुर, ये सब उस समय के क्षेत्र हैं। जैसे कि यहाँ के जो क्षेत्र थे ना, जैसे कि हम लोग नहीं बताते हैं, गुजरात है तो महाराष्ट्र है, तो ये प्रांत है, तो उस तरह यहाँ पे ऊर, कीस, लगन, ये सब मेसोपोटामिया के क्षेत्र थे, यानी कि वहाँ के स्थल थे। वहाँ के स्थल के प्रकार मिलेंगे, विशेषता मिलेगा इसका। चलिए, आगे बढ़ते हैं। फिर फारस की खाड़ी में आ जाइए। फारस के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्लस सुमेरियन और मेसोपोटामिया समझ गए कहाँ से व्यापार होता था। फिर फारस की खाड़ी में आ जाते। फारस की खाड़ी में मैंने अभी बताया कि जो सारगोन का अभिलेख है 2350 बीसी का, वो खुद कहता है कि जो मेलुआ है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, मगन है, जो मकरान है, तिलमुन है, यानी बहरीन है, इन तीनों के जो नाव है, यानी कि जो तीनों के लंगर हैं, ये हमारे यहाँ डलते हैं, यानी कि तीनों के लंगर करते हैं। कहाँ पे, तो फारस की खाड़ी में करते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ मिस्र से भी व्यापार होता था। मिस्र से व्यापार का साक्ष्य जो मम्मी है ना, मम्मी का मिस्र से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल में मम्मी के साक्ष्य मिले हैं। इसी अनुमान लगाया जाता है कि मिस्र में भी व्यापार होता था। अफगानिस्तान और ईरान से भी व्यापार होता था, ठीक है। चलिए, अब इस पॉइंट पर आते हैं हम लोग कि आप पूछेंगे कि व्यापार में आखिर व्यापार किस किस चीज़ का होता था। तो जैसे कि कॉपर का व्यापार राजस्थान की खेतड़ी और बलूचिस्तान से होता था, ठीक है। आज गोल्ड में देखेंगे तो गोल्ड का व्यापार मैंने बताया था कि कोलार गोल्डफील्ड से, यानी कर्नाटक के, फिर फारस से होता था, अफगानिस्तान से होता था। चांदी का व्यापार अफगानिस्तान से, ईरान से होता था। लाजवर्द में, ये लाजवर्द वाला पूछना है, लाजवर्द कहाँ से व्यापार होता था, बदख्शां अफगानिस्तान से, फिरोजा का ईरान से, टीन का अफगानिस्तान ईरान से, सेलखड़ी का राजस्थान गुजरात से, ठीक है। इस आयात के बाद इसमें निर्यात भी होता था। तो निर्यात में पूछेंगे कौन कौन सा होता है निर्यात। तो निर्यात में आपका सीप से बने, जो सीप होता है, तो सीप से बने सामान का निर्यात होता था।
हाथी के दाँत का पैमाना जो लोथल में मिला है, 16 के गुणज में है और वो भी यहाँ पे मिलता था। फिर सूती वस्त्र, फिर मन के, ये सब निर्यात किया जाता था यहाँ से, यानी कि भेजा जाता था। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाइए आगे। आगे में इसमें क्या है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बता दिया कि आपको मेसोपोटामिया सरगोन का अभिलेख मिला है एक 2350 में। तो लंगर तीनों का लंगर गाड़ने की बात करता था। कहाँ का? तो दिलमुन का, बहरीन का, हाँ ओमान का, ये तीनों का था एक लंगर एक जगह हमारे यहाँ बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये नाप तौल और लिपि में, नाप तौल कैसे होता था? लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता का ये सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा कि नाप तौल और लिपि। नाप तौल लिपि में क्या है? तो आप एक तरह से मैंने बताया था कि हाथी के दाँत के पैमाने 16 के गुणज में मिलेंगे, यानी कि 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे मिलते जाएंगे, यानी कि 2 के स्क्वायर में ये इसका मापन होता था। चलिए फिर दूसरा मोहरे पे आ जाते हैं। मोहर के बारे में कुछ हल्का फुल्का जान लेते हैं। मोहर कैसा था? तो मोहर थे, तो उस समय मोहर मैंने बताया था कि 2500 मोहर लगभग मिला है। 2500 मोहर में 1200 मोहर जो में केवल मिला है। और मोहर का जो आकार होता था ना, तो वो वर्गाकार होता था। वर्ग में, फिर बेलन में, फिर आयताकार में। मोहर में किससे मोहर बनी होती थी? तो मुलायम सलखड़ी से बनी होती थी। ठीक है, मोहर किससे बनी होती थी? तो मुलायम सलखड़ी से बनी होती थी। क्या विशेषताएं थी मोहरों में? तो इस मोहरों में मैंने बताया था कि कभी कभी पशुपति बीच में रहते थे और अगल बगल में जैसे कि गैंडा हुआ, हाथी हुई, बाघ हुए, ये सब रहते थे, हिरन हुआ, ये सब रहता था। ठीक है, इसमें लिपियों में पशु का और पक्षी का, ये मतलब प्राकृतिक रूप से ही इसमें लिपियों में छाप रखा गया है। ठीक है, चलिए लिपि करें मोहरों में। लिपि पर आ जाते हैं। लिपि कैसे लिखा जाता था? जो लिपि है वो इंस्क्रिप्ट कैसे किया जाता था? ये भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफी में। पिक्टोग्राफ क्या होता है? तो चित्र, ये चित्र में जैसे ज़्यादा दर्शाया गया है। तो चित्र में कौन कौन से चित्र ज़्यादा मिलेंगे? तो आपका यू आकार, जो यू आकार होता है ना, अंग्रेजी का यू आकार, तो यू आकार के ज़्यादा यहाँ पे साक्ष्य मिलेंगे। फिर मछली के ज़्यादा चित्र मिलेंगे। यहाँ पे जो मूल इसका जो मूल चिन्ह है ना, जो जैसे कहते हैं ना कि ABCD में कितने अक्षर हैं? 26 हैं। तो उसी तरह जो मूल इसका चिन्ह है तो वो 64 जो मूल चिन्ह है वो 64 है। जो अक्षर जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया है, जो अक्षर है वो कम से कम 250 से 400 तक अक्षर हैं। 250 से कितना है? 400 अक्षर। लिखने का तरीका कैसा था? किस तरह लिखा जाता था? तो ये एक तरह से देखेंगे तो दाएँ से लेके फिर बाएँ से दाएँ, दाएँ से बाएँ, दाएँ से बाएँ, इसी को कहा जाता है बाउट्रिफिकस। बाउट्रिफिकस यानी गोमूत्रिका। जैसे कि गाय यदि चल रही है और बाथरूम कर रही है, तो ऐसा देखेंगे ऐसे-ऐसे बनता जाएगा चित्र। ऐसे-ऐसे उसका मूत्र का बन जाएगा, तो वहीं इस चीज़ को कहा जाता है गोमूत्रिका या बाउट्रिफिकस। ठीक है, और इसको इंस्क्रिप्ट नहीं किया गया है, मतलब डिकोड नहीं कर पाए हैं कि लिखा क्या है। तो इसी की वजह से इसको हम लोग दार्शनिक जो पक्ष हैं इसके और कुछ और भी जानकारियाँ होंगी उस समय का, तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक में। तो लास्ट टॉपिक है आपका इस सिंधु घाटी सभ्यता में इसका पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन में 2 तरीके से देखेंगे, एक मूर्त रूप से देखेंगे, एक अमूर्त रूप से देखेंगे। तो मूर्त रूप से देखेंगे तो एक तरह से कहा जाता है कि जो नगरीय विकास हुआ होगा, नगरीय विकास थोड़ा सा डेवलप हुआ होगा, तो डेवलप होने में ये लोग गलती कर बैठे होंगे। जैसे कि जैसे कह सकते हैं कि जो सड़क होती थी उस समय, मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो में 10 मीटर एक चौड़ी सड़क मिली है। सड़कें 2.5 से 3 मीटर चौड़ा होता था। तो वो जो सड़कें थी ना, तो सड़कें अब लोग बढ़ा के आगे अतिक्रमण कर के अब तंग गलियों में बदल दिए हैं सड़क को। फिर जो नियोजित घर बनाते थे, ये लोग खूब अच्छे-अच्छे घर बनाते थे, सुंदर घर बनाते थे, तो वो अब बेढंगे रूप से कहीं भी कैसे भी घर बना रहे हैं। फिर उसके बाद और देखेंगे और पॉइंट में, तो आँगन है ना, आँगन मैंने बताया था कि गलियों से होकर घर में आँगन पहले पड़ता था। आँगन से ही सारा रूम का कनेक्शन था। तो आँगन जो था ना, तो आँगन में जैसे बँटवारा हो जाता तो आँगन में एक दीवार डाल देते हैं कि इधर तुम न ताना, इधर तुम न ताना। तो अब आँगन के बीच में एक पतली दीवार पड़ गया है। तो दीवार पड़ने से ये है कि एक तरह से स्ट्रक्चर ही बदल गया है। पूरा घर का रुतबा घर का जो शोभा होता है वही खराब हो गया है। फिर पक्की ईंट का प्रयोग करते थे, तो अब ये लोग क्या करेंगे, पक्की ईंट बनाना छोड़ के अब पुराना ही ईंट जो मिल रहा है उसी को से अब घर बना रहे हैं। ठीक है, बहावलपुर में एक चित्र मिला है, तो उसमें देखेंगे तो जो हड़प्पा काल जब चल रहा था तो वहाँ पे 174 चित्र मिलते हैं। जबकि वहीं कुछ टाइम के बाद जब वहाँ पे जब देखा गया है, तो परवर्ती हड़प्पा काल में, यानी कि हड़प्पा काल के कुछ टाइम बाद में, तो वहाँ पे अब 50 से बस्तियाँ मिल रही हैं। तो इस तरह इतना पॉइंट को आप मूर्त रूप से देख सकते हैं कि ये पॉइंट से धीरे-धीरे इसका अब ये विनाश की तरफ, यानी कि पतन की तरफ धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। और क्या है, तो और यहाँ पे ये है कि जो मेलुआ जो शब्द है, तो 1920 ईस्वी के बाद जो मेलुआ शब्द मैंने बताया था कि मेलुआ फारस की खाड़ी में सारगोन के अभिलेख में मिला था। तो मेलुआ शब्द, अब ये मेलुआ शब्द का पतन हो गया है 1900 के बाद। अब किसी भी सभ्यता में चाहे कहीं भी ग्रंथ में अब मिल ही नहीं रहा है शब्द।
तो इसका मतलब कि 1900 के बाद इसका पतन हो गया होगा, ठीक है? यानी कि व्यापार होना जब बंद हो गया तो यानी कि इसका पतन हो गया होगा। डू यू अंडरस्टैंड? इतना बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसके आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। अब आगे इसका लास्ट पॉइंट है कि इसका जो पतन है, तो इतिहासकार और पतन, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि इतिहासकार और पतन में कि कौन से इतिहासकार इसका क्या मत देते हैं पतन में, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए भीषण बाढ़। भीषण बाढ़ में कौन-कौन इस मत को फ़ॉलो करते हैं? तो भीषण बाढ़ में जॉन मार्शल कहेंगे, फिर अर्नेस्ट मैके कहेंगे, आर.एस. राव, ठीक है? लोथल और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में कहते हैं ये। जैसे कि आप लोग मोहनजोदड़ो एक फ़िल्म देखे होंगे तो उसमें भी बाढ़ ही आता है, ठीक है? आर्यों का बाह्य आक्रमण, यानी कि आर्यों के बाह्य आक्रमण में कौन-कौन सपोर्ट करेंगे इस बात को? तो मार्टिन व्हीलर करेंगे, गॉर्डन चाइल्ड करेंगे, डी.डी. कौशाम्बी करेंगे। डी.डी. कौशाम्बी कहते हैं कि जो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द मिला है ना, तो ये आर्यों का आक्रमण इसी से ये लेके डी.डी. कौशाम्बी इसको प्रूफ करते हैं कि ये आर्यों का आक्रमण हुआ होगा तभी इसका पतन हुआ है। फिर जलवायु परिवर्तन में आपका आर्लेस्टाइन और अमलानंद घोष, जो सोती संस्कृति का संस्थापक अमलानंद घोष, वो जलवायु परिवर्तन को डिनोट करेंगे कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, यानी कि सूखा पड़ा होगा। तो इसी की वजह से ये लोग छोड़ के ये वाला क्षेत्र भाग गए होंगे या चले गए होंगे, ठीक है? भूगर्भिक हलचल यानी विवर्तनिक प्लेट, यानी कि कह सकते हैं कि भूकंप आया होगा। ये कौन इसके मत के समर्थन करते हैं? तो ये सानी करते हैं, लैम्ब्री करते हैं, जॉर्ज डेल्स करते हैं, ठीक है? चलिए, महामारी का कौन करते हैं? तो महामारी का कैनेडियन करते हैं। मैंने बताया था ना बीच में कि महामारी की वजह से ये कहते हैं कि ये क्षेत्र जो मोहनजोदड़ो वाला क्षेत्र है, ये महामारी की वजह से इसका पतन हुआ होगा। प्रशासनिक शिथिलता, एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर, मतलब कि लोग इतने सुस्त हो गए होंगे, इतने लापरवाह हो गए होंगे। जॉन मार्शल कहते हैं कि इतने लोग सुस्त या लापरवाह हो गए होंगे कि धीरे-धीरे खुद ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार और इसमें लिप्त होके समाप्त हो गए होंगे। अदृश्य गाज, दिमित्री देव, यानी अदृश्य गाज मतलब बिजली गिरी होगी ठाक से और ये लोग समाप्त हो गए होंगे, ठीक है? इसके साथ आर.एस. साहनी को देखेंगे तो जल भराव, वहीं बाढ़ की स्थिति ही बताते हैं। राइक्सडेल कहेंगे कि आग लग गया था, इसलिए ये लोग समाप्त हो गए थे, ठीक है? चलिए, तो ये आपका चैप्टर समाप्त होता हुआ, इसका रिवीजन हो गया। अब हम लोग कल इसका करेंगे हम लोग कल जितना जल्दी में हम लोग रिवीजन किए हैं उतना ही जल्दी हम लोग क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। कम से कम लगभग 200 क्वेश्चन के करीब में रहेगा और जल्दी हम लोग उसका टीजीटी पीजीटी के लेवल का क्वेश्चन को हल करेंगे। धन्यवाद।